हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो हमने अभी प्रीवियसली टॉपिक को जो फिनिश किया है, AOD को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को, उसमें जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर ईयर में ऑलमोस्ट 4 से 5 प्रॉब्लम्स को पूछा गया था और हम देख रहे थे कि लगभग सारी ही प्रॉब्लम्स की वैरायटी को हमने एक लेवल तक फिनिश कर लिया था। बाकी के प्रॉब्लम्स को उसके बाद में देखते हैं। अभी पहले नए टॉपिक को कवर्स कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये जो 18 मई को एडवांस का प्रॉब्लम आने वाला है, एडवांस का पेपर जो होने वाला है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो आज से जो हमारा टॉपिक है वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसके अंदर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे 2018 से, क्योंकि 2018 से पहले मतलब 24 में, 23 में, 2022, 21, 20 और यहाँ तक कि 2019 में भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड कोई भी प्रॉब्लम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के एडवांस लेवल पर नहीं पूछा गया था। तो हम 2018 के अंदर जो एडवांस लेवल पर जो प्रॉब्लम पूछा गया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, लेट f इज अ फंक्शन सच दैट कि डोमेन एंड रेंज कितना दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, और एक और फंक्शन दे रखा है g फंक्शन, जिसमें डोमेन एंड रेंज कितना दे रखा है आपको, रियल नंबर से रियल नंबर, बी टू कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शंस इफ f dash x equals to e to the power fx minus gx into g dash x for all x belonging to R and f of 1 equals to g of 2 equals to 1, then which of the following statements is are true। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया था। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें इंटीग्रेशन का यूज जो किया गया है वो एक फंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में किया गया है, कंपैरिजन लेवल पर किया गया है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और इन 4 ऑप्शंस में से एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बहुत ईजिली बनी हुई थी। तो अपने इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं और डायरेक्ट इसको करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और वो क्या है, f dash x equals to e to the power fx minus gx into g dash x। ये कुछ इस टाइप का सा हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ पर डैश x, मतलब ये जो f dash x है और g dash x है, ये अपनी बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं हमें समझ में आएगा कि हमें डायरेक्टली fx और gx के बारे में कहीं कुछ नहीं बता रखा है, तो हमें इस टाइप के फंक्शन को जनरेट करना पड़ेगा। और जब हमें इसे जनरेट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमें इसे रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब हमें इस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल से हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। हमने देखा ये हो रहा है हमारे पास f dash x इक्वल्स टू, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं बोल सकता हूं e to the power fx, एंड ये माइनस gx है। तो बचपन में भाई हमें सिखाया जाता है a to the power b माइनस c इक्वल्स टू, इसे आप बोल सकते हो a to the power b अपॉन a to the power c। तो उसी सेंस में हम इसको बोल सकते हैं e to the power fx अपॉन e to the power gx, और यहां पर ये g डैश x तो एज इट इज चलता रहेगा। अब हम देख पा रहे हैं f डैश x तो यहां पर रखा हुआ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी टर्म है हमारे पास, हम इसके पास ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा f डैश x अपॉन e टू द पावर fx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम x के रिस्पेक्ट में, और यहां पर जो टर्म बची है g डैश x और इसके अपॉन में कितना है e टू द पावर gx, इसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अब इसे करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, या तो हम इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। वो कैसे, अगर हम बोल दें fx इक्वल्स टू t, तो हम बोल सकते हैं f डैश x dx इक्वल्स टू dt, और उसी तरीके से अगर हमें यहां पर देखें हम बोल सकते हैं gx इक्वल्स टू u करके, एंड g डैश x इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू du। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। वो कैसे, आप देख सकते हैं ये जो f डैश x dx है ये निकल कर हमें कितना दे देगा dt, और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है e टू द पावर, यहां पर fx की जगह कितना आ जाएगा t, और इसी तरीके से हमारे पास यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जी डैश एक्स डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा डी यू, और अपॉन में आपके पास कितना रहा है ई टू द पावर यू। हम जानते हैं ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन या ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, एंड ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, क्योंकि माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। इसी तरीके से जब ई टू द पावर टी को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस वन। तो उसे बेसिक कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो रहा है हमारे पास ई टू द पावर माइनस टी अपॉन का माइनस वन, और इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास आ रहा है ई टू द पावर माइनस यू अपॉन का माइनस वन, एंड एक कांस्टेंट सी भी हमने यहां पर लगा दिया है। अब इसे थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था उसको हम दोबारा से यहां पर पुटअप कर लेते हैं। ये कांस्टेंट सी आ गया हमारे पास, क्योंकि कोई भी डेफिनेट हमें वैल्यू उसके अंदर नहीं बता रखी थी, तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर ली, जो भी भाई हमने इसे चेंज किया था। ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस वन, बोले तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा इक्वल्स टू, और हम इसे बोल सकते हैं ई टू द पावर, ये माइनस यहाँ पर फिर से आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जी एक्स, क्योंकि यू को आपने बोला था जी एक्स, प्लस का सी, और अगर हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको इधर की साइड ले आए तब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस एफ एक्स, और ये जब यहाँ पर प्लस आया होगा और हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमने कैपिटल सी मान लिया, क्योंकि जब हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस सी, तो माइनस स्मॉल सी को हमने एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी या ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके का ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, वो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन के अंदर बंध के आ रहा होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें हमें यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, इसको लेट से बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन, इस एक्सप्रेशन के लिए हमें यहां पर दो वैल्यू बता रखी है कि एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है वन, बट जी ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ रही है वो भी वन आ रही है। यहां पर एफ ऑफ टू की वैल्यू को नहीं बताया गया है एंड ना ही जी ऑफ वन की वैल्यू को बताया गया। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा एक एक्सप्रेशन बन पा रहा है, और जब हमें x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस एफ ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 1, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये कांस्टेंट कैपिटल सी। इसको हमने अभी के लिए लेट से इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इसी तरीके से हम एट x इक्वल्स टू 2 पर भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 2 माइनस ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 2, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है कैपिटल सी, और लेट से अभी के लिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर हमें कोई एक रिलेशन सा समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कितनी आ रही है कांस्टेंट सी। तो वैसे तो इन जनरल हम मैथमेटिक्स के अंदर कांस्टेंट के बेसिस पर इक्वल इक्वेट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं हम यहां पर अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 3 को या 3 में से 2 को, तो हम क्या देख पाएंगे कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारी दोनों ही इक्वेशन क्या हो रही हैं, आपस में इक्वल इक्वेट हो पा रही हैं। यही यहाँ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। आपने इसको लिख लिया, ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 1, और ये इक्वल आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें माइनस में ये प्लस में, और अगर ये इक्वल में जाएगा, क्योंकि इक्वल में हमारे पास कितना बन रहा था 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 2 एंड माइनस ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 2।
अब जो जो वैल्यूज हमें एक्सप्रेशन में बता रखी हैं उनको बस हमें लेना है। यहां पर टर्निंग पॉइंट यही था कि एक बार x इक्वल टू 1 पर हमें वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कुछ इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन नहीं बना के दे रखा है कि जब हमें x इक्वल टू 1 वैल्यू लें तो f ऑफ 1 की भी वैल्यू निकल के आ जाए और g ऑफ 2 की भी वैल्यू निकल के आ जाए। ऐसा हमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अब यहां पर जो जो हमें एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज का बता रखा है पहले से ही प्रॉब्लम के अंदर, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जैसे ये g ऑफ 1, ये f ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू हमें कितनी बता रखी है, 1 बता रखी है। और इसी तरीके से g ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो भी भाई हमें बता रखी है, वो कितनी दे रखी है, हमें 1 बता रखी है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, e टू द पावर -1, और ये माइनस e टू द पावर -1 है, तो मैं इसको इधर की साइड लेके आ जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा e टू द पावर -1, और जो बची हुई टर्म्स हैं उनको मैंने एक साइड में कर लिया। कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस f ऑफ 2 प्लस e टू द पावर माइनस g ऑफ 1। अब इसको देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये e टू द पावर -1 है, ये e टू द पावर -1 है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस टाइम ऑफ e टू द पावर -1, जिसको कि भाई हम क्या बोल सकते हैं, 2 अपॉन e। और क्योंकि ये जो e है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट को, और एक्सपोनेंट e की वैल्यू कितनी होती है, 2.73 के आसपास, जिसको कि हम e टू द पावर x वाली सीरीज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/e। बस अब यही हमारे समझने के लिए काफी है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जब इस टाइप का सा आ रहा है तो हम एक्सप्रेशन को कैसा लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/e माइनस e टू द पावर माइनस g ऑफ 1। अब देखो हमें इतनी बात तो समझ में आती है, हमें g ऑफ 1 की वैल्यू को नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि e की पावर में चाहे कैसी भी क्वांटिटी रहे वो कभी भी निगेटिव नहीं आने वाली है। ये बात तो हमें समझ में आती है, ये कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू को ही देगा। ये जो ये वैल्यू आ रही है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब अगर हम यहां पर इसको इस तरीके से बोल दें कि e टू द पावर माइनस f ऑफ 2 जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल है और ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो हमारी e टू द पावर माइनस f ऑफ 2 जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस 2/e। बस इतनी सी बात अगर हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम एक्सप्रेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब इस पूरे ही एक्सप्रेशन का अगर हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड का तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस f ऑफ 2, क्योंकि जब हम लॉग लेंगे इधर की साइड का एट बेस e, तो लॉग e एट बेस e, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1, और ये जो पार होती है ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन, और जब लॉग इस पर लगेगा तो हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, लॉग की a/b वाली प्रॉपर्टी से लॉग a/b इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग ऑफ b माइनस, और लॉग e जब लगेगा तो इसकी वैल्यू तो अपने आप ही 1 हो जाएगी, जैसे अभी यहां पर 1 हुई थी। तो हमारे पास f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस log ऑफ 2 एट बेस e। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो आ रहा है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हम यहां पर देख पा रहे हैं 1 माइनस log ऑफ 2 एट बेस e, तो हमारे पास करेक्टली आ रहा है। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये पहले वाला ऑप्शन तो हमारा अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। अगर हम ध्यान से देखें जिस तरीके से हमने फर्स्ट ऑप्शन के लिए मतलब f ऑफ 2 के लिए जैसे हमने कैलकुलेशन करी है, बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं इस e टू द पावर माइनस f ऑफ 2 को LHS में RHS में भेज देता हूं एंड e टू द पावर माइनस g ऑफ 1 को अगर मैं LHS में ले लेता हूं, तो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम एक्सप्रेशन को मैं समझ सकता हूं और बिल्कुल इसी वर्क लाइन पर चलते हुए हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा। किसके लिए, g ऑफ 1 के लिए। हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर भी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो g ऑफ 2 के लिए नहीं दे रखे, g ऑफ 1 के लिए ही दे रखे हैं। तो हम यहां से g ऑफ 1 के लिए भी बोल सकते हैं बिल्कुल सिमिलर लाइन के ऊपर
ऐसे ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि g ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस log ऑफ 2 एट बेस e, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्टली आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।